I'm sure everybody's fine and doing good today. ओके जी। तो कैसे हैं जी आप सब? आप सब ठीक हैं? डूइंग गुड। और पेपर आप लोगों ने देखे हैं, देख रहे हैं? जो पेपर आपकी नजर से गुजर रहे हैं स्पेशल वालों के। और आई एम श्योर कि आपने जो है नजर उन्हें देखा होगा, बल्कि आपने उन पेपर्स को अटेंड करने की भी कोशिश की होगी। कि आपने कोशिश की होगी कि कोई ना कोई पेपर जो है वो उसका अटेम्प्ट भी किया जा सके। फिजिक्स को आपने कोई पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश की या नहीं की? अच्छा जी। हम लोग जो है इससे पहले कि डिटेल डिस्कशन में चलें और हम डिस्कस करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें जरा इंग्लिश ऐसे कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स हो, मुझे जरा 1 मिनट से एक्सक्यूज कीजिएगा, बल्कि कुछ सेकंड्स के लिए। हम जब अपने डिस्कशन में प्रोसीड फर्दर करेंगे, मजीद जो है वो डिटेल्स को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे होता क्या है, कैसे लिखना है, क्या क्या डिटेल्स होती हैं। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे की बात करेंगे, उससे पहले कुछ चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। Before embarking upon this wonderful journey of the structure of English essay, I want to highlight some important points. I want to unveil the realities. I want to unveil all those factors जो आपका एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है और आप लोग उसे इग्नोर करते हैं। In front of you people, I have shared the analysis of the examiner observation on the performance of the candidates in CSS 2019। CSS हो, PMS हो, कोई भी आपके पेपर होते हैं तो उनका एक अलमिया है, एक दास्तान है, एक हकीकत है। और वो हकीकत ये होती है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाउ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम्स। अब वो हमारे पास इंग्लिश ऐसे किसी भी जगह पे हो, चाहे वो CSS में है, चाहे वो PMS में है, चाहे वो जुडिशरी के अंदर है, चाहे वो तहसीलदार के अंदर है, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर है, ऐसे ऐसे होता है। और ऐसे का एक ही स्ट्रक्चर होता है, उसी को फॉलो किया जाता है और हम उससे बाईपास नहीं कर सकते हैं। CSS में CSS इसलिए कि इसका ऐसे का पेपर बड़ा मुश्किल कंसिडर किया जाता है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये रिपोर्ट देने वाला कौन है? बेसिकली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये रिपोर्ट्स जो हैं वो शेयर की। अब इससे पहले कि मैं आपके साथ स्ट्रक्चर डिस्कस करूं, इससे पहले कि मैं ये बता सकूं कि व्हाट डू वी मीन बाय द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंग्लिश essay, whenever we say कि ये ऐसे का स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे करोगे, व्हाट इज एन essay, बिफोर embarking upon this journey, आई वांट टू शेयर कि यार ये इंग्लिश ऐसे होता क्या। सो आज की इस डिस्कशन में मैं 4 चीजों पर फोकस करूंगा। पहले में मैं एग्जामिनर की रिपोर्ट्स डिस्कस करूंगा, दूसरे में मैं MOCC के ऐसे के थीम्स वाले जो नोट्स हैं इसको आपको बताऊंगा कि ये आप अपने डिजिटल लाइब्रेरी में कहाँ से इसको जो है वो ले सकते हो, कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। जो सारे के सारे ऐसे के थीम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं 2024 के लिए। प्लस इसमें हर साल के जो पेपर हैं उसको हमने निकाल दिया है, उसके आगे ईयर्स मेंशन कर दिए हैं कि ये वाले हैं। हर थीम से रिलेटेड जो है वो यहाँ यहाँ पे ऐसे हैं। नंबर 3 पे मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ जो है वो शेयर कर सकूं कुछ पास्ट पेपर्स, कि आपको पास्ट पेपर्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। नंबर 5 पे मैं आपके पास ऐसे राइटिंग स्किल्स कुछ किताबें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा कि ये वाली बुक्स जो हैं वो आपको पढ़नी चाहिए अपनी इंग्लिश ऐसे राइटिंग के लिए। सो हमारा ये सेशन जो है वो 10 बजे तक इंशाल्लाह चलेगा, एंड इन दिस सेशन वो विल डेफिनेटली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम जिस जर्नी पे embark अपॉन कर रहे हैं, हमें
करना क्या क्या चाहिए, हमें कैसे कैसे प्रोसीड फर्दर करना चाहिए, और इन तमाम चीज़ों को कैसे हम देखेंगे। हजूर, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, जब इंग्लिश ऐसे की बात करते हैं तो जो गलतियां स्टूडेंट करते हैं, आई विल यूज उर्दू एंड इंग्लिश एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को हिट कर सकूं। So the questions they are welcome at the end of the session, and in case you are stuck somewhere and you think that this question needs an emergency based response, so you can raise your hand और हम बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को जब सीएसएस का पेपर दिया जाता है तो फेलियर की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बहुत सी चीज़ों को क्रैम कर लेता है। क्रैम कुछ चीज़ों को करना है, कुछ को नहीं करना, और जब मैं आपसे कहता हूँ कि क्रैम बिल्कुल नहीं कीजिएगा, तो आपने कभी भी किसी भी मार्केट से मौजूद कोई बुक भी, चाहे वो किसी आइंस्टाइन ने ही क्यों ना लिखी हो, यू आर नॉट सपोज टू परचेज दैट बुक। आपने कोई भी ऐसे कभी भी क्रैम नहीं करना। आप अपने ऐसे को क्रैम नहीं करोगे, बल्कि ये उसने पहली बात बताई है, बल्कि आप कुछ सोर्सेज को फॉलो करोगे और अपना फैक्ट बुक खुद से जो है वो तैयार करोगे। आप कोशिश करोगे कि आप देख सको कि आपने किस तरह से जो है वो डेली बेसिस पे इकोनॉमिक सर्वेज को देखना है। आप देख सको कि किस तरह से आपने हेल्थ बेसिस पे मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को देखना है। आप देख सको कि किस तरह से टाइम टू टाइम आपने अपनी नोटबुक के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को अपडेट करते चले जाना है। आप देख सको कि किस तरह से आपने जो है वो इस काबिल हो जाना है कि आप डेली बेसिस पे रेलिवेंट स्टैटिस्टिक्स को, रिपोर्ट्स को, जो हेल्थ है उस पे, इकोनॉमी है उस पे, एजुकेशन है उस पे, और जुडिशरी है इसके ऊपर आप रिपोर्ट्स को देखा। क्राइम नहीं करोगे, इन चीज़ों को इन चीज़ों को जो है जो मैंने मेंशन की है, इनमें से फैक्ट्स को उठा लोगे। बट सीएसएस को ऐसे में, इफ यू आर क्राइमिंग ऑल द थिंग्स, सो योर एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू गिव without realizing that twist and emphasizes in the given topic। दूसरे नंबर पे ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या किया था, एक ब्लंडर था। ब्लंडर क्या कहते हैं कि 1200 से 1300 अल्फाज के अंदर जो है उन्होंने अपने ऐसे में यहाँ तक भी नहीं पहुंच सके। when they were supposed to write a lot many things, कि जब उनको 2500 से 300 3000 वर्ड्स लिखने थे, जिसका मतलब है कि उन्हें 25 से 30 पैराग्राफ लिखने थे। दे वर नॉट एबल टू राइट इवन द 13 पैराग्राफ। बहुत बड़ा ब्लंडर है। अब ये कैसे हल करोगे, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इन तमाम मसाइल का हल मैं बताऊंगा। रिफ्लेक्टिंग शैलो लिमिटेड एंड स्कैंटी रेंज ऑफ नॉलेज, उनका नॉलेज जो है वो बड़ा शैलो था। अब ये आप कैसे इसको रेक्टिफाई करोगे, आई विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। और आपने जब जो है ये रिपोर्ट हमें बताती है कि इन्होंने मैकेनिकल लर्निंग जो है वो की। मैकेनिकल लर्निंग क्या होती है, एग्जामिनर को कैसे पता चलता है कि आपने जो लर्निंग है वो मैकेनिकल है। रेडीमेड मटेरियल जो है उसको फॉलो किया, एग्जामिनर को ये कैसे पता चला। आपने तो मार्केट से किताब खरीदी थी, आपने तो इंटरनेट से देखा था, तो उसको कैसे पता चल गया रेडीमेड मटेरियल था। आई विल डिस्कस अ लॉट मेनी थिंग्स। वो सारी की सारी चीजें जो हम अपने पीएमएस के पेपर्स जब मैं चेक करता हूँ तो वहां पे हम सारी की सारी डिटेल्स सब देखते हैं। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी चीजें जो है वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। मजीद मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि फेलियर की बड़ी वजह जो है वो स्टॉक ऑफ सिमिलर मटेरियल होता है। एक जैसा डाटा, एक जैसी कोटेशंस, एक जैसी एग्जांपल्स, एक जैसे रेडीमेड सोर्सेज, और इन तमाम चीज़ों से एग्जामिनर को पता चलता है कि यहाँ पे ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल एवेल्युएशंस नहीं है, और हमारे पास जो भी डिस्कशन है वो बड़ी शैलो है। ये सब के सब हैं एडवांस लेवल के इश्यूज हैं, ये सब के सब वो इश्यूज हैं जो कि आपसे इस लेवल पे एक्सपेक्ट किया जाता है। इसके अलावा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये सब के सब इश्यूज भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इंग्लिश ऐसे का पेपर, इट इज नॉट लाइक अदर पेपर्स के जिसमें हमें सिर्फ लिखना है और सबमिट करवा, जहाँ पे हमें गुड लैंग्वेज भी लिखनी है, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट पे भी जाना है, इन डेप्थ क्रिटिकल थिंकिंग भी हमें होनी चाहिए। ये सब के सब डाटा ये उसने शेयर किया है जो जो पेपर पढ़ता है। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट है, किसी एबीसी ने इसको नहीं लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इज प्रिपेयरिंग एंड टेस्टिंग हाई मार्क्स अचीवर्स बाय सिंगल लाइन आंसर चॉइस ऑफ अ करेक्ट वर्ड एमसीक्यूज। तो ये वजह बता देते हैं। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप इन तमाम चीज़ों को कैसे अवॉइड करोगे। ये साल 2019 की रिपोर्ट है,
अगर मैं 2020 की रिपोर्ट जो है वो पढ़ लूँ, तो वहाँ पे भी हमारे सामने वही चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, 2018 की रिपोर्ट। और अगर यहाँ पे हम देखें, तो वही सारी की सारी चीज़ें जो मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि रिलायंस ऑन क्रैम्ड नॉलेज, हमारे स्टूडेंट्स आई डोंट नो क्यों इस लेवल पे भी आके फ़ील करते हैं कि जो वो नॉलेज क्रैम करते हैं, जो यहाँ-वहाँ से इकट्ठा कर लेंगे, उसी को डल मोनोटनी को फ़ॉलो करेंगे, रेपिटेशन को करेंगे, तो शायद नंबर मिल जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। तो आज की क्लास में इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि जब उसने एक स्टैंडर्ड ऐसे का वर्ड यूज़ करता है, तो उसकी क्या मुराद है? एक ऐसा ऐसे जो स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड बाय द कमीशन इन द एग्ज़ाम्स, वो हमारे पास उस स्टैंडर्ड ऐसे की बात क्या कर रहा है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के अंदर। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ रेलेवेंट मटीरियल का पता चल जाए। नंबर 1 पे मैं किताब रिकमेंड करूँगा, ऐसे राइटिंग स्किल्स विद रीडिंग। ये जॉन लैंगडन की किताब है, आसानी से डाउनलोडेबल है, गूगल पे लिखोगे 7th 8th एडिशन मिल जाएगा, खुद से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? एमओसीसी के ऐसे के थीम्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपकी डिजिटल लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इनको देखिएगा और ये सारे के सारे थीम्स वो हैं जो आपके पेपर को कवर कर लाते हैं। ठीक है? ये हमारे पास 27 के करीब थीम्स हैं और इसमें हर साल के पेपर्स को हमने देखा है, उनका एनालिसिस किया और बताया है कि किस-किस तरह से जो है वो कौन-कौन सा पेपर में से प्रीवियस पेपर्स में से चीज़ें आई हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे, तो अब मेरी यहाँ पे मुराद वो वाला एसे है जो आपका एग्ज़ामिनर चाहता है। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टैंडर्ड एसे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एसेस जो हमने आज तक एकेडमिक्स में लिखे हैं। आज तक माज़ी में आप जितने भी एसेस जो हैं लिखते आए हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, वो आपके एकेडमिक एसेस थे। वो एक ऐसे एसेस है जिनको आपने या तो क्रैम करके लिखा या आपने जो है वो किसी तरह से एबीसीडी से मैनेज करके लिखा। आपको 4/4 सीजीपीए मिल गया, आपको 2.5/4 मिल गया। ये सब माज़ी की बातें हैं। इस एसे का उन एसेस के साथ कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इस ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं ये बात नहीं कह रहा, जब मैं ये बात कहता हूँ, मैं ये बात नहीं कह रहा, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये कहता है। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ये लाइन ये बात कहती है, ये मैं नहीं कहता। वो कहता है कि एजुकेशन सिस्टम इज़ प्रिपेयरिंग एंड टेस्टिंग हाई मार्क्स अचीवेबल बाय अ सिंगल लाइन आंसर चॉइस ऑफ करेक्ट वर्ड्स। तो ये लोगों को लिखना नहीं आता, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहता है। वो जो चाहता है, कमीशन आपसे जो चाहता है, कमीशन वो चीज़ें चाहता है जो कि ये रिपोर्ट के शुरू में मैंने मेंशन की है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेटर ऑन आपको लाइफ में पता चलेगा कि अब वो चाहता है कि आप शैलो नहीं लिखो, वो चाहता है कि आप स्कैंटी रेंज में ना लिखो, वो चाहता है आप इनसाइड डिटेल्ड एनालिसिस करो। अब ये सारी की सारी चीज़ें कैसे मुमकिन है? क्या ये वाक़ईतन ऐसा ऐसे एग्ज़िस्ट भी किया जा करता है कि जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें हों? आज ही की डिस्कशन में हम ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, आज की क्लास अगर आपने थॉरली मुकम्मल अटेंड कर लेते हैं, तो आप इस काबिल हो जाएँगे कि आप बहुत सी चीज़ों को खुद से इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा ऐसे प्रोड्यूस कर सकोगे, बगैर कोई भी मोमेंट ज़ाया किए हुए। जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो स्ट्रक्चर के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि सीएसएस, पीएमएस या कोई भी इंग्लिश ऐसे है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड द मेन बॉडी। कहानी में असल ट्विस्ट ही तब आता है जब एस्पिरेंट से पूछा जाता है कि ऐसे के पार्ट्स कितने हैं, तो वो बताते हैं 3 पार्ट्स हैं। कौन-कौन सा है? इंट्रोडक्शन है, मिडल है और कंक्लूजन है। इसमें ऐसे जो है वो सिर्फ़ यहाँ पे होता है, मेन ऐसे होता है। आपका इंट्रोडक्शन तो ऐसे में शामिल ही नहीं होता, ना ही आपका कंक्लूजन शामिल होता। हाउ सो ट्विन सर, आज तक हम तो पढ़ते हैं कि ये शामिल होता है। आपने कैसे कह दिया ये शामिल नहीं होता? क्या इसका मतलब है हम लिखा ही ना करें? नो, आई डिडन्ट से सो कि आप लिखो नहीं। लेकिन याद रखो कि इंट्रोडक्शन में पहली लाइन तो आपकी हुक स्टेटमेंट हो जाती है जिसमें आपने अपने रीडर की अटेंशन को ग्रैब करना है। और जब मैं हुक स्टेटमेंट की बात करता हूँ, आई एम श्योर कि आप लोगों को याद होगा, मैं अक्सर बताया करता हूँ, ओके, हुक स्टेटमेंट के भी कुछ तरीक़ेकार होता है। आप किसी स्टोरी से जो है वो अपने एग्ज़ामिनर की अटेंशन को हुक कर सकते हो। आप कोई एंटीडोट से जो है वो उसकी अटेंशन को हुक कर सकते हो। अब स्टोरी और एंटीडोट में क्या फ़र्क होता है, ये देख लीजिएगा। आप कोई स्टार्टलिंग स्टैटिस्टिक्स बता के जो है वो उसकी अटेंशन को हुक कर सकते हो। आप कोई फैक्ट बता के जो है वो उसकी अटेंशन को हुक कर सकते हो। आप कोई क्वेश्चन पोज़ करके उसके अटेंशन को हुक कर सकते हो।
आप रेलिवेंट कोटेशन के साथ उसके अटेंशन को हुक कर सकते हो, आप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करके उसके अटेंशन को हुक कर सकते हो। सो ये तो आपके पास हुक स्टेटमेंट होगी, और दरमियान में दो सपोर्टिंग लाइंस, और तीसरे नंबर पे जो है वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट हो गई। असल में तो आपने यहाँ पे तो थीसिस स्टेटमेंट ही है जो आपने मेंशन किया, हुक स्टेटमेंट है असल, ऐसे तो आपका दूसरा पैराग्राफ से शुरू होगा। लेकिन चलिए, इतनी भी गहराई में जाने से पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसे है क्या। When you say what is an essay is a group of paragraphs। सर ये बड़ी अच्छी बात है कि ग्रुप ऑफ पैराग्राफ है। सीएसएस में इज द फर्स्ट स्पेशल सीएसएस में बहुत से स्टूडेंट्स अपीयर हुए, बहुत से इंस्टीट्यूशंस के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी स्टूडेंट्स अपीयर हुए अच्छी, जहाँ पे बहुत से अच्छे लोगों ने शेयर किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने क्लासेस में कवर कर रखा था, सोशल मीडिया को कवर कर रखा था, योवेल नो हरारी की किताबें में बताता था, उन्होंने वहां से जो है वो डेटा लिया हुआ था, कोर्स में जो शेयर करता हूँ उनसे उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है। वहीं पे कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए कि सर हम तो 12-13 ही पैराग्राफ्स लिख सके, तो क्या हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम पास हो जाएंगे? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, आप पास नहीं होंगे। सीएसएस में जब हम ये कहते हैं, या किसी भी इंग्लिश ऐसे में अगर उसने आपसे 1000 वर्ड्स मांगे हैं तो आपको 10 पैराग्राफ लिखना है। एंड इफ ही इज डिमांडिंग 1500 वर्ड्स, तो इट मींस यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन 15 पैराग्राफ, और वो आपसे मांगता है 2500 से 3000, दैट मींस यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन 25 to 30 पैराग्राफ। लेकिन यहाँ पे जब आप इतने पैराग्राफ नहीं लिख पाते हो अपनी प्रैक्टिस की कमी की वजह से, तो नाकामी का पहला सफर शुरू हो जाता है। ये कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है जब एस्पिरेंट जो है वो उससे पूछा जाता है कि सोशल मीडिया के डिसएडवांटेजेस बताएं, वो बजाय इसके एग्जामिनर ने जो पूछा है वो बताए, वो उसे वो बता के आ जाता है जो उसे आता है। तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, ऐसा नहीं करोगे। और ये सारे का सारा जो है वो आपका ऐसे एक सिंगल टॉपिक के गिर्द रोटेट करना चाहिए, सिंगल टॉपिक के गिर्द, और यहीं पे हमारा जो है वो सेंट्रल मेन आइडिया एग्जिस्ट करता है। और जब मैं ऐसे की बात करता हूँ, बच्चे जो हैं वो इसमें सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि सर ऐसे का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं, ऐसे की हैबिट डेवलप नहीं हो पाती है सर। ये बड़ा आसान सा काम है, आपने कह दिया कि सिंगल टॉपिक के ऊपर लिखें, क्रैम हम कर नहीं सकते हैं, मार्केट से किताबें खरीद नहीं सकते हैं, डॉन के आर्टिकल का छापा लगा नहीं सकते हैं, ट्रिब्यून को नहीं पब कर सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन्स हम नहीं पढ़ते हैं, इकोनॉमिस्ट मैगजीन को हमने कभी नहीं देखा। हम लोग तो लोकल मैगजीन जो हैं वो देखते हैं और हमें लगता है कि हम इससे पास हो जाएंगे। ना कभी हमने द हिंदू को देखा, ना कभी हमने द वाशिंगटन टाइम्स को देखा, ना हमने द कभी काबुल टाइम्स को देखा, सर हमें तो इन चीजों का नहीं पता। ना हमने कभी इपड़ी से कोई रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड किया, ना हमने इसरी से कभी कोई रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड करके पढ़ा, ना हमने कभी पिल डॉट पे जाके हमने कोई चीज समझने की कोशिश की, तो सर हमें तो समझ में नहीं आएगी कि हम इस सिंगल टॉपिक पे क्या लिखेंगे। देखें, अगर आज तक ये काम नहीं करते आए ना, तो अब से करना शुरू कर दो, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इकोनॉमिस्ट और फॉरेन अफेयर्स की पेड एप्लीकेशंस मौजूद हैं, नहीं सब ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिएगा, जो क्लास का है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा पढ़ने के लिए। इंग्लिश ऐसे में एक चीज याद रखेंगे, और वो ये है कि आपको अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। और जब मैं रीडिंग हैबिट को डेवलप करने की बात करता हूँ, तो आप लोग ऐसे के लिए अगर शॉर्टकट ढूंढते हो, ढूंढ रहे हो, या ढूंढते आए हो, या ढूंढोगे, हमारे समेत जो भी आपको ये यकीन दहानी करवाता है कि आप खुद से पढ़े बगैर, रीडिंग किए बगैर इंग्लिश ऐसे पास कर सकोगे, दैट्स अ फेक स्टोरी। इट्स नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ, ये हो ही नहीं सकता कि आप इंग्लिश ऐसे को पास करो और इतनी आसानी से विदाउट रीडिंग अ नंबर ऑफ बुक्स आप कर जाओ। अब ये होता क्या है कि सर, ये क्या एग्जामिनर को ख्वाब आता है, उसे कैसे पता चलता है कि आपने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ रखी हैं, उसे कैसे पता चला? एग्जामिनर को आपकी थॉट जो है वो मेच्योर हो जाती है। देखो, मैं अगर किसी से कोई बात, आप मुझे बात करोगे अपने पेपर में लिखोगे, सो इफ यू आर नॉट गिविंग मी अ जस्टिफिकेशन, इफ यू आर नॉट पुटिंग डाउन द एविडेंसेस, सो इसका मतलब है कि आपकी इमेच्योर थॉट होगी, फिर आप स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ज्यादा दोगे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद स्वीपिंग स्टेटमेंट्स का आइडिया नहीं होगा। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हो कि पॉवर्टी ही पाकिस्तान के तमाम मसाइल की जड़ है। आप ये कह सकते हो कि सारे के सारे इजरायली जो हैं वो जहन्नमी हैं।
कत्ल हो जाने चाहिए सारे के सारे इसराइली। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, गूगल कीजिएगा इसको, बाद में पता चलेगा। जब आप रीडिंग ज्यादा करते हो, थॉट आपकी मैच्योर हो जाती है, फिर आपके पास नॉलेज आता है, और जब आप नॉलेज आता है, फिर फिगर ऑफ स्पीच आता है, फिर आपके पास आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन आती है, फिर आप आर्ग्यू कर सकते हो, फिर आपके पास पावरफुल रेट्रिक आता है, गुफ्तगू करने के अंदाज में संजीदगी आती है, और आपका कंटेंट, आपका लिखने का अंदाज यूनिक हो जाता है। सर वो बातें तो बड़ी अच्छी हैं, ये चलें पता चल गया कि पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि मेरे पास आर्ग्यूमेंटेशंस आ जाएगी, मेरा लिखने का अंदाज़ अच्छा हो जाएगा। लेकिन सर मैं सुबह से शाम तक डॉन को पढ़ बैठता हूँ। मैं डॉन के पहले सफ़े से शुरू करता हूँ, एंड वाले सफ़े तक पढ़ लेता हूँ, या मैं इसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस को देखता हूँ। मेरी तो आज तक रीडिंग जो है वो स्किल्स बेहतर नहीं हुई। देखिए बचपन में कौवा जो पानी पिया करता था ना, पत्थर फेंक-फेंक के, वो बहुत बड़ा हो चुका है। वो एक स्मार्ट क्रो बन चुका है, और वो इतना स्मार्ट क्रो बन चुका है कि नो ही इज यूजिंग द स्ट्रॉ, ही इज नॉट रिपीटिंग द सेम स्टोरी, कि अब वो दोबारा से वही काम नहीं कर रहा है कि उसमें पत्थर पकड़ता है, फेंकता है और पानी पीता पीता है, अब वो स्ट्रॉ को यूज करता है, एंड दैट्स इंटरेस्टिंग। हियर इज व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। कुछ एप्लीकेशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गूगल कीप जो है वो बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, गूगल की है बाय डिफॉल्ट। ऑनलाइन जब भी कभी पढ़ रहे होते हो, कहीं से कोई कोटेशन मिलती है, अच्छी कोटेशन लिखती है, यहाँ पे सेव कर लो। फायदा ये होगा कि सारी की सारी डिवाइसेस पर सेव हो जाएगी। ब्लिंक लिस्ट, किताबें पढ़ने के लिए एक रीडिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। ये बहुत अच्छी है। इसकी रीडिंग एप्लीकेशन से मतलब ये है कि अगर कहीं पे बिजी, लाइक सॉन्ग सुनने की बजाय एक अच्छी अच्छी बुक्स जो है वो आप सुन सकते हो इससे। और बड़ी-बड़ी काम की किताबें हैं जिन पे मैं आगे चल के बताऊँगा, जैसे व्हाई नेशंस फेल आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक है, एंड देयर आर 100 एंड 1000 अदर बुक्स जो कि इस ब्लिंक लिस्ट के ऊपर अवेलेबल है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंटरनली कुछ परचेजेज़ हैं माइनर से। अब देखो, अगर आपसे जो है आपका एग्ज़ामिनर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे आपको लिखने के लिए ऐसे देता है, जैसा कि उसने इस दफ़ा दिया, और मैं ये बात बहुत दफ़ा जो है वो अर्ज़ कर चुका हूँ, बहुत दफ़ा मैं ये कह चुका हूँ कि इफ योर एग्ज़ामिनर इज़ गिविंग यू द असाइनमेंट टू राइट डाउन एन एसे बिटवीन 2500 टू 3000 वर्ड्स, तो आप तभी लिख सकते हो अगर आपने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे पढ़ रखा है। कहाँ से पढ़ रखा है? क्या डॉन से पढ़ने के बाद आप इस काबिल नहीं हो जाओगे कि आप उस पे 30 पैराग्राफ लिख सकोगे? तो कहाँ से पढ़े आप? मेरे ख्याल में अगर कोई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिखना चाहता है, तो वो होमो ड्यूस उसको पढ़ना चाहिए, जो कि युval नोह हरारी की किताब है, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। दोबारा इसी आर्थर की किताब है। मेरे ख्याल में उसको पढ़ना चाहिए, तो दे सके। अब जब वो इन किताबों का नाम मेंशन करेगा, फिर इसका मतलब है कि वो मैच्योर गुफ्तगू कर सकेगा। अब इकोनॉमी को लेके वो मैच्योर गुफ्तगू करेगा, पॉलिटिक्स को लेके, फिर वो मैच्योर गुफ्तगू करेगा एआई को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। फिर हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स भी अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे अरेंज करने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप अपने फ्री टाइम में इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हो, तो इट मीन्स कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप इन चीज़ों के ऊपर लिखोगे। फिर जब आप लिखोगे, आप शैलो लिखोगे। फिर आप जब लिखोगे, आपका एग्ज़ामिनर फिर यही बातें कहेगा जो उसने रिपोर्ट के अंदर कही हैं। आप दोबारा इस रिपोर्ट को पढ़िएगा, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उनको माइंड में रखते हुए पढ़िएगा। आपका एग्ज़ामिनर क्या कहना चाह रहा है? कैंडिडेट्स प्रेजेंटेड crammed write-up without realizing delicacy, twist and emphasizes in the given topic. A large number of candidates fail to reach 1200 to 1300 words. अब जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ कि आप किस तरह से शैलो, लिमिटेड और स्कैंटी रेंज ऑफ नॉलेज को खत्म करोगे, वो इस तरह से करोगे। इस तरह से आप जो है वो मैकेनिकल लर्निंग गैप्स को खत्म कर सकते हो। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास इस तरह से आएंगी। अब बहुत अच्छा है सर, हमने इसको पढ़ लिया। लेकिन सर हमें एक प्रॉब्लम और आती है, और वो प्रॉब्लम ये आती है कि ठीक है, हमने चलिए मान लीजिए कि मैंने वीकली बेसिस पे खुद को टारगेट देना शुरू कर दिया, खुद से जो है वो किताबें पढ़ना शुरू कर दी।
एक बड़ा अच्छा मशवरा है मेरा आप सबके लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हो, किताबों के लिए कोई पीयर, कोई कंपेनियन अपने साथ रखिए। कोई भी हो सकता है जो सीएसएस की तैयारी कर रहा है। हम अपनी क्लासेस में क्या करते हैं, हम अपनी क्लासेस में बुक्स असाइन करते हैं वीकली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, हमने एक किताब खत्म करनी है, इससे पहले हमने पाकिस्तान ए हॉट कंट्री, पिछले बैच की बात कर रहा हूँ, वाई नेशन फेयर्स नहीं हुआ, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट जो है वो किया, गवर्निंग द अनगवर्नेबल किया, ठीक है। बहुत सी किताबें और हैं, और आजकल जो है वो शमशाद अहमद की किताब चल रही है, पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड अफेयर्स। अब हमारे पास जो है, आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी किताबों को पढ़ते हो तो अपने पास एक रजिस्टर रखोगे, वहां पे डाटा नोट करोगे। वहां पे अगर आपके सामने कोई इकोनॉमी को लेके सर्वे आ जाता है, उसकी रिपोर्ट्स को नोट डाउन करो। जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो है वो जो डॉन देता है, डॉन के अलावा किसी न्यूज़पेपर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वहां से उन डिटेल्स को अपने पास टाइम टू टाइम नोट करते चला जाओ। जो मैंने डिजिटल सोर्सेज बताए हैं उनको भी फॉलो करते चला जाओ। कोशिश करो कि जो कोट्स आप अपने पेपर में कोट करना चाहते हो वो इंतहाई रेलिवेंट कोट्स जो है वो करो। और इन सब के बाद जो है वो प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते चला जाए। अब जब आपने अपना डेटा इकट्ठा कर लिया तो यहाँ से कहानी थोड़ी सी आगे चलती है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर आता है जी ऐसे का। इन द बिगनिंग आई डिड मेंशन के स्ट्रक्चर में तो यार इंट्रोडक्शन तो शामिल ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने इंट्रोडक्शन को मेंशन किया हो। ये मेरी बातें बड़ी गौर से समझ लेना। आई कैप्ट ऑन सेइंग, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जहाँ पे ये स्पेस थोड़ी सी खाली छोड़ी हुई है ना, ये बेसिकली इंडेंटेशन है। ये बातें मैं बताता हूँ, टाइमिंग सबको समझ में आ जाता है, बहुत अच्छा जबरदस्त क्लैपिंग, लेकिन उसके बाद जैसे ही लिखने की बारी आती है तो यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं होती है। देखो यहाँ पे जब भी कोई पैराग्राफ शुरू होता है तो उसके पहले जो है वो आगाज में एक स्पेस है। लिखने की दुनिया में, राइटिंग वर्ड में, हम इसे इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि ये एक सिंबल है, जैसे सड़क पे लगी हुई सुर्ख रंग की बत्ती एक रुकने की इलामत है। अगर आप नहीं रुकते हो तो इसका मतलब है आप गलत करते हो। ये इंडेंटेशन का मतलब ये है कि यहाँ से नया पैराग्राफ शुरू होता है। अगर आप लिखते चले जाते हो, इंडेंटेशन नहीं दे रहे हो, इंडेंट नहीं कर रहे हो, इट मीन्स कि आप जो है वो पैराग्राफ आपका कभी खत्म ही नहीं होता। आपका एक पैराग्राफ जो है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 5 लाइनें होनी चाहिए और मैक्सिमम 10 लाइनें होनी चाहिए। ना 5 से कम होना चाहिए, ना 10 से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये सेट रूल को वो फॉलो नहीं करता है तो इट मीन्स आप अपना नुकसान खुद कर रहे हो। आपकी इंट्रोडक्शन की पहली लाइन जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, ये एक जनरल लाइन होनी चाहिए। तमाम बुजुर्ग, तमाम बूढ़े लोग 60 साल की उम्र में शुगर का शिकार हो जाते हैं, एक जनरल लाइन है। मेरे दादा मोहम्मद अहमद 60 साल की उम्र में शुगर का शिकार हैं, डायबिटीज का शिकार हैं। माय ग्रैंडफादर इज अ पेशेंट एज अ डायबिटिक पेशेंट। सो ये हमारे पास स्पेसिफिक लाइन होंगी। ऐसे कि पहली लाइन जो है हमारे पास जो है, ये कौन सी वाली होगी, ये जनरल लाइन होगी इंट्रोडक्शन की। और यहाँ पे हुक स्टेटमेंट होगी। अब हुक स्टेटमेंट मैंने बताया, मुख्तलिफ तरीके कार बता रहा था। स्टोरी से शुरू कर सकते हो, किसी कहानी से शुरू कर सकते हो। एंकीडोट, एंकीडोट रियल लाइफ इंसिडेंट्स को कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स को। मान लीजिए कि आप स्टैटिस्टिक्स से शुरू करना चाहते हो। अराउंड 1 मिलियन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पहली जो लाइन है, एक जनरल हुक स्टेटमेंट होगी। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो 2 लाइनें स्पोर्टिंग जो है वो सेंटेंसेस होंगे। और एंड पे यहाँ पे हमारे पास जो है वो थीसिस स्टेटमेंट होगी। अब थीसिस स्टेटमेंट है क्या, बनाओगे कैसे, ये आज ही के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ये समझना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास मेन बॉडी आ जाती है। एक पैराग्राफ के अंदर एक ही आइडिया को लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ में अगर पॉवर्टी की बात की है तो पूरे के पूरे पैराग्राफ में पॉवर्टी की ही बात करोगे, ना कि वहां पे इलिटरेसी को भी लेके आओगे। प्रॉब्लम वहां पे शुरू होती है कि जहाँ पे आप जो है वो एक ही पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल चीजें जो है वो इंक्लूड करना शुरू कर देते हो। नंबर 3 पे आपके पास कंक्लूजन है। कंक्लूजन का रूल ये है कि जो थीसिस स्टेटमेंट आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के एंड पे लिखी थी, यही थीसिस स्टेटमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए आपके यहाँ पे कंक्लूजन की पहली लाइन। वही थीसिस स्टेटमेंट जो आपने यहाँ पे मेंशन की थी उसको पैराफ्रेज किया हो, अल्फाज आपके मुख्तलिफ हों, आइडिया वही हो, ये यहाँ पे मौजूद हो, और ये कंक्लूड किया हो, और कंक्लूजन के अंदर भी
कोई नया पॉइंट, कोई नया आइडिया ना शुरू किया हो, यहाँ पे चीजें कंक्लूड किया हो। सो एक ऐसे के 3 पार्ट्स होते हैं। अब हमारे पास जो है ऐसे की डिटेल्स कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने जो है वो अभी एक ऐसे डिस्प्ले किया। मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, आप चाहें तो अपनी स्क्रीन से जो है वो जूम इन कर सकते हैं। अब मुझे बताइएगा कि यहाँ पे आपके पास इस ऐसे में कितने जो है वो पैराग्राफ हैं। आप जूम इन कर सकते हैं, आप चाहें तो जूम इन कर सकते हैं डबल पिंच करके। सो हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर देयर इन दिस ऐसे? कितने पैराग्राफ्स यहाँ पे मौजूद हैं? हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर देयर? You are supposed to write your answer in the chat box. Okay, there are 4 paragraphs. अब मुझे बताएंगे कि क्या आप इसमें से इंट्रोडक्शन बता सकते हैं कि इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ हमारे पास कहाँ पर है? अगर आप सिर्फ इसमें जो है वो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ देख सकें, थोड़ा सा हम इसे जूम आउट करते हैं, काफी है। जी, अगर आप इसे देख सकें और बता सकें, क्या हमारे पास इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ शुरू कहाँ से होता है, खत्म कहाँ से होता है? फर्स्ट पैराग्राफ है, ग्रेट हो गया। एक लाइन मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। If you ask average American where their language comes from, they will probably say England. ये लाइन खत्म हो गई। डू यू थिंक कि ये हमारे पास एक जनरल लाइन है या स्पेसिफिक लाइन है? जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इज इट अ जनरल सेंटेंस और इट इज अ स्पेसिफिक वन? If you ask average American where their language comes from, they will probably say England. ये कौन सी वाली लाइन है हमारे पास? क्या ये एक जनरल लाइन है या ये एक स्पेसिफिक लाइन है? ये हमारे पास एक जनरल लाइन है। अभी कुछ और चीजें जो है वो देखने की कोशिश कीजिएगा। अभी यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट, याद रखिएगा थीसिस स्टेटमेंट आपके इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ के एंड पे आती है। ये हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, मुझे सिर्फ ये गाइड कीजिएगा, थीसिस स्टेटमेंट को एक दफा पढ़ लेते हैं। African American to have both contributed new words to the English and changed the meaning of some existing words. मैंने आपसे अर्ज किया था कि यही लाइन हमें अपने कंक्लूजन वाले पैराग्राफ के शुरू में नजर आनी चाहिए। अब जरा मुझे जो है ये बताइएगा, ये लाइन जरा गौर से पढ़ लीजिएगा दोबारा से। अफ्रीकन अमेरिकन टू हैव बोथ कंट्रीब्यूटेड न्यू वर्ड्स टू इंग्लिश एंड चेंज द मीनिंग ऑफ सम एग्जिस्टिंग वर्ड्स। ये हमारे पास एक कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है, और जरा इसकी लाइन को जरा देखिएगा और मुझे बताइएगा क्या वही आइडिया यहाँ पे पैराफ्रेज किया गया है? क्या वही जो आइडिया है यहाँ पे पैराफ्रेज किया गया है हमारे सामने? आई एम श्योर यू पीपल आर गेटिंग द पॉइंट। आई एम श्योर कि आपको पता चल रहा है कि रेलिवेंसी क्या है। आई एम श्योर कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि डिटेल्स क्या है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये पैराग्राफ्स के बारे में बुनियादी बुनियादी बातें थी, बेसिक बेसिक बातें थी। थीसिस स्टेटमेंट, बहुत से ऐसे लोग हैं जो थीसिस स्टेटमेंट को देखते हैं परेशान हो जाते हैं कि सर थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, ये तो बड़े मुश्किल काम लगता है। थीसिस स्टेटमेंट होती क्या है? थीसिस स्टेटमेंट, अच्छा थीसिस स्टेटमेंट पे बात करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस विद यू पीपल, कि जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पर मूव करते हो तो आपको जो है वो कनेक्टर्स का पता होना चाहिए कि कनेक्टर्स आपने कैसे यूज करना है। एक पैराग्राफ अगले पैराग्राफ से कनेक्टेड होना चाहिए। सो जी थीसिस स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट? अल्टीमेटली जब भी एस्पिरेंट्स फील करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट सिरे से होनी नहीं चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट बस सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस ने वैसे ही खुद से जानबूझ के कह दिया है, इसकी पेपर में कतई जरूरत नहीं होती। आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू all the things from a very first hand experience. Whatever I'm telling you, thesis statement is an integral part of your paper. It is that statement जो हमें ये बताती है, जो हमें ये गाइड करती है कि what is your point, आप खड़े कहाँ पे हो, आपने आपका स्टैंड क्या है। थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है that टेल्स द मेन आइडिया ऑफ द होल essay।
बनाने की बात नहीं की अभी। मैंने ये नहीं बताया कि बनेगी कैसे, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये मैं बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जब उनसे मैं उनका पेपर देखता हूँ, दे नो इट वेरी वेल कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे पेपर में थीसिस स्टेटमेंट नजर नहीं आती। समझ लीजिएगा, थीसिस स्टेटमेंट जो है इसे हम टॉपिक सेंटेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यस, यस, इसको हम टॉपिक सेंटेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। टॉपिक सेंटेंस क्या होती है? देखो, आप जो भी पैराग्राफ लिखते हो ना, आपके पैराग्राफ की जो पहली लाइन होती है वो टॉपिक सेंटेंस होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो देने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ये मुख्तलिफ पैराग्राफ्स मौजूद हैं। ये चलिए, ये मैं पैराग्राफ बताने की कोशिश करता हूँ, ये पढ़ने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है? इन केस यू वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ थीसिस स्टेटमेंट, तो टॉपिक सेंटेंस देख लीजिएगा। African Americans, many of whose ancestors were brought to the States as slaves hundreds of years ago, have introduced a number of words to English from languages they spoke in their native countries. अब ये एक पैराग्राफ की टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस, पहला सेंटेंस। पहले सेंटेंस होने के साथ साथ मतलब ये है कि अगली जितनी भी बातें होंगी वो टॉपिक सेंटेंस के बारे में होंगी। वो टॉपिक सेंटेंस के बारे में होंगे। वो टॉपिक सेंटेंस में जो बात उसने कर दी है वहां से वो डेविएट नहीं होगा, वहां से वो नहीं हटेगा। अगर वहां से वो हट गया, टॉपिक सेंटेंस वाली बातें उसने जो है वो छोड़ दी, तो इट मीन्स के ये हमारे पास एक अच्छा पैराग्राफ नहीं है। जिस तरह से एक टॉपिक सेंटेंस जो है वो पूरे के पूरे पैराग्राफ में क्या होगा उसके बारे में बताता है, उसी तरह से थीसिस स्टेटमेंट पूरे के पूरे ऐसे में क्या होगा उसके बारे में बताता है। आपके पूरे के पूरे ऐसे का मेन आइडिया क्या है वो बताता है। और याद रखिएगा कि इसकी एक लोकेशन है। कभी भी अपने थीसिस स्टेटमेंट को इंट्रोडक्शन के शुरू में ना लिखिएगा, आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के आखिर में आती है जी थीसिस स्टेटमेंट। इसका ये एक तयशुदा रूल है, तयशुदा रूल है। वैसे तो मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे पास जो है वो थीसिस स्टेटमेंट कौन सी लाइन ऐसी है जो थीसिस स्टेटमेंट को यहाँ पे हमें बता रही है कि ये थीसिस स्टेटमेंट है? कैन यू पॉइंट आउट द एग्जैक्ट वर्ड्स? कौन सी ऐसी जो है वो लाइन है जो इसके बारे में हमें बता रही है कि दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट? मैंने आपके साथ उसकी लोकेशन शेयर करने की कोशिश की, मैंने बताया कि ये हमारे पास जो है वो थीसिस स्टेटमेंट। वेरी गुड अब्दुल रऊफ, वेरी गुड फौजिया, वेरी गुड सारा। हमारे पास ये जो है वो थीसिस स्टेटमेंट है। एक्सीलेंट। अब हम जब इसके ऊपर मजीद बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारे पास इसी स्टेटमेंट, हमने इसे आइडेंटिफाई कर। अब आपके सामने कुछ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स हैं, कुछ इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ्स जो हैं वो लिखे गए हैं। अब करना क्या है, इन इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। अब आपने दो चीजें बतानी हैं, दो चीजें आपने कंफर्म करनी है। पहली चीज तो आप ये बताएंगे कि ये जो पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो इसका मेन आइडिया क्या है। ठीक है? मेन आइडिया जो है वो क्या है। दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है क्या इसके अंदर कोई थीसिस स्टेटमेंट मौजूद है, थीसिस स्टेटमेंट मौजूद है। और आज ही की क्लास में मैं फिर आपके साथ कुछ असाइनमेंट शेयर करूंगा जो आपने थीसिस स्टेटमेंट इनकी बनानी है। चलिए इसे पढ़ते हैं। जी प्लीज। बिफोर। Before I traveled to the UK last year, I thought that British food was just fish and chips, roast beef, apple pie, rice pudding, and endless cups of tea. These foods are popular in Britain, but during my travels, I discovered that there is so much more to eating in the UK. People from all over the world have made their home in Britain and they have brought with them their own food. Even in small towns, you can find Chinese, Indian, and Italian restaurants amongst others. The UK can be divided into different regions that each has its own characteristics, foods influenced by the culture of the people who live there. थैंक यू सो मच। जरा आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी थीसिस स्टेटमेंट? क्या यहाँ पे कोई थीसिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है? क्या कोई थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे है? यहाँ पे कोई थीसिस स्टेटमेंट है?
ये हमारे पास द यूके कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स दैट ईच हैज इट्स ऑन characteristics food influenced by the culture of the people who live there. ये हमारे पास जो है वो एक थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पे मौजूद है। जब मैं आपसे जो है वो इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, और मैं आपसे ये कह रहा था कि आप अपने ऐसे को इंट्रोड्यूस कैसे करवाओगे, रिमेंबर वन थिंग, आप अपने वैसे तो इंट्रोडक्शन को मल्टीपल वे से शुरू कर सकते हो, लेकिन जो रिकमेंडेड वे है वो हमारे पास जो है वो स्टोरी से शुरू हो जाता है। जैसा से ये एक इसने जो है पर्सनल स्टोरी से जो है वो इसने शुरू कर दिया, पर्सनल एंकीडॉट से जो है वो, ठीक है। एंकीडोट जो है वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट होता है, और स्टोरी जो है वो फिक्शन बेस्ड होते हैं। बिफोर आई ट्रेवल्ड टू यूके लास्ट ईयर आई थॉट दैट द ब्रिटिश फूड वाज जस्ट फिश एंड चिप्स। दैट्स फाइन। अच्छा, मुझे इसका मेन आइडिया बताना चाहेंगे आप कि इसका जो है वो मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया जो है वो इसका क्या है? इसका थीसिस स्टेटमेंट ही इसका मेन आइडिया है, और वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे है, और वो ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। अगर आपको कहा जाए कि आप प्रेसी के पेपर में बैठे हुए हैं और आपने इसको एक टॉपिक असाइन करना है, आप इसको क्या टॉपिक असाइन करेंगे? बिफोर आई ट्रैवल टू द यूके लास्ट ईयर आई थॉट दैट ब्रिटिश फूड वाज जस्ट फिश एंड चिप्स। आप इसे कौन सा वाला टॉपिक असाइन करना चाहेंगे? ब्रिटिश फूड एंड कल्चर, एक्सलेंट, फूड इन यूके, ओके। आप इसे टॉपिक क्या, वैरायटी ऑफ फूड्स, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड्स इन यूके। याद रखिएगा कि टॉपिक के लिए आपके पास पैराग्राफ की पहली लाइन बड़ी बहुत ज्यादा सुइटेबल हो सकती है। मैं अगर इसको टॉपिक असाइन करता तो मैं सिर्फ ये दो वर्ड्स उठाता, ब्रिटिश फूड, और यही मैडम इंस्टा ने भी किया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं, और जरा आंखें और दिमाग खोल के देखिएगा कि यहाँ पे क्या पहली स्टेटमेंट जो है वो एक जनरल स्टेटमेंट है। दूसरे नंबर पे एक चीज और देखने की कोशिश कीजिएगा कि जो पहली स्टेटमेंट है, क्या पूरे का पूरा पैराग्राफ उसी के गिर्द रोटेट करता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे बात कुछ और है, आगे चल के बात कुछ और है, और एंड पे देखिएगा कि क्या यहाँ पे जब एक लाइन से दूसरी लाइन पे वो जाता है तो क्या फ्लो मौजूद है। याद रखिएगा अजूरे वाला, जब आप अपने विद इन पैराग्राफ एक लाइन से दूसरी लाइन पे छलांग लगाते हैं तो आपकी राइटिंग के अंदर फ्लो होना चाहिए, जिसे हम फ्लो कहते हैं। अगर वहां पे फ्लो मौजूद नहीं है तो अल्टीमेटली आपका एग्जामिनर आपके ऐसे के ऊपर एक कमेंट छोड़ेगा और उसे कहेगा कोहेरेंस, कि इसके अंदर ये कोहेरेंट ऐसे नहीं है, और वो फेल कर देगा। चलिए दूसरे वाले को देखने की कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं इसे। जी, आपका माइक बंद है, मैं दोबारा ओपन कर दिया है, प्लीज। Everybody knows the koala, that sweet Australian animal that resembles a teddy bear. Although koalas look like toys, they are actually strong climbers and spend their days in the treetops. Mother koalas carry their babies around from tree to tree in a pouch or pocket on their stomach. Although there were millions of koalas in Australia in the past, they are now a protected species of animal. As a result of human population growth, deforestation, and hunting, the number of koalas has declined. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इसके अंदर क्या टॉपिक सेंटेंस मौजूद है? इस पैराग्राफ को जो आपने पढ़ा है, इज इट एनी टॉपिक सेंटेंस? क्या इसके अंदर कोई टॉपिक सेंटेंस मौजूद है? द आंसर ऑफ दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन इज यस, द फर्स्ट लाइन इज अ टॉपिक सेंटेंस। दूसरा, क्या इसके अंदर कोई थीसिस स्टेटमेंट मौजूद है? इफ यस प्लीज हाईलाइट द थीसिस स्टेटमेंट। यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट जो है वो कहाँ पे है? जिशान ताहिर, वेरी गुड। जिशान ताहिर साहब ने लिखा कि लास्ट लाइन जो है वो हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट है। आइए एक चीज समझने की कोशिश करता हूँ। पहली लाइन को मैं दोबारा पढ़ता हूँ और जरा मेरी बात गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा।
Everybody knows the koalas, that sweet Australian animal that resembles a teddy bear. अब यहाँ से हम दरमियान वाली सारी की सारी डिटेल्स को अगर इग्नोर भी कर देते हैं, as a result of human population growth, deforestation and hunting, the number of koalas has declined. ठीक है, सो हमारे पास जो है इसके दरमियान और इसके दरमियान एक रेलिवेंस मौजूद है। जो बात यहाँ पे कॉलर्स की है, यहाँ पे भी वो उसी कॉलर की बात कर रहा। ठीक है, एक चीज और नोट करने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास रेलिवेंस रिदम जो है वो जरूर मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपको इसको एक टॉपिक असाइन करना पड़े, इसको एक जो है वो टाइटल देना पड़े, कौन सा टाइटल देना चाहेंगे इस पैराग्राफ को? व्हाट डू यू थिंक कि क्या इसका जो है वो टॉपिक हो सकता है इस पैराग्राफ का? आपको इसको एक टाइटल देना है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन ऑन कॉलर्स। इतना लंबा टॉपिक नहीं देंगे जिशान साहब। वेरी गुड नेम, एक्सीलेंट। एक सिंपल सा जो हमारे पास टॉपिक है, कॉलर्स, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, कॉलर इज मोर देन इनफ, ग्रेट होगा। अच्छा जी, हजूर वाला, यहाँ पे मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया इसका ये है, अब जब आपने थीसिस स्टेटमेंट एक पुट कर दी, एक थीसिस स्टेटमेंट अपने पेपर में लिख दी, अब आपने अपने पेपर में उसी की बात करनी है, इधर उधर जो है वो बात नहीं करनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने मेंशन किया एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आपको पहले इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई। आपको अपने पेपर में रेलिवेंट रिपोर्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, आपको रेलिवेंट जो है वो सर्वेज का सहारा लेना पड़ेगा, आपको जो कोई बुक पढ़ी है उस बुक का रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर डॉन पढ़ी है, डॉन के अंदर जो है वो एफ एस एजाजुद्दीन को पढ़ रखा है, शाहिद करदार को पढ़ रखा है, आसिफ को पढ़ रखा है, राफिया जाकिया को पढ़ रखा है, मलीहा लोधी को पढ़ रखा है, आयशा को पढ़ रखा है, जुबैदा को पढ़ रखा है, यूसुफ को पढ़ रखा है, जिसको भी पढ़ रखा है आपको बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने परवेज हुदबॉय का आर्टिकल देखा था, ये था, मैंने जाहिद हुसैन का आर्टिकल देखा था, ये था, एफएस एजाजुद्दीन ये बात करता है, मलीहा लोधी, ये सब के सब वो लोग हैं जिन्हें कोट किया जा सकता है। दे आर द लिविंग लीजेंड्स इन देयर फील्ड्स। मलीहा लोधी की किताब जो है वो पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रेफरेंस ले सकते हो। सो पहली बात पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इस पॉपुलेशन ग्रोथ को लिंक करना है डिफॉरेस्टेशन के साथ। अब इसको लिंक करोगे और लिंक करते हुए इस चीज का ख्याल रखोगे कि ये लिंक इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका एग्जामिनर को ये ना लगे कि वो एक बम्पी रोड के ऊपर है। फिर डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ हंटिंग को लिंक करें और फिर ये बताएं, साबित करें कि नंबर ऑफ कॉलर्स हैज डिक्लाइंड। जो बात आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट में जो है वो बताई है, उसी बात को कंक्लूजन में जस्टिफाई करना। सर आपने थीसिस स्टेटमेंट में बोला कि ह्यूमन पॉपुलेशन, सर इसकी एक और एग्जांपल देंगे प्लीज? किसकी एग्जांपल जो है वो इस पैराग्राफ की, या ये ह्यूमन पॉपुलेशन में हमें क्या क्या मेंशन करना है इसकी? क्योंकि अगर इसकी देनी है तो इसकी हमारे पास एक और एग्जांपल मौजूद है नीचे, ये टॉयज्म मौजूद है। वो तो हम फैक्ट की बात कर रहे हैं ना, जैसे मैं बता रहा था कि अगर आप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिखोगे तो उस पर आई वाज रेफरिंग द बुक्स। ह्यूमन पॉपुलेशन पे आप बात करोगे कि पाकिस्तान का नंबर क्या है, पाकिस्तान कितने नंबर पे है, साउथ एशिया में हमारा स्टेटिस्टिक्स क्या है, हम जो है वो मुख्तलिफ HDI की रैंकिंग हमारी क्या है, इन तमाम चीज़ों को कोट करोगे। ठीक है, तीसरा जो है देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम आगे चलते हैं तीसरे स्टेटमेंट बनाने वाली एक्टिविटी पे। जी, टाओइज्म इज, Taoism is an ancient philosophy from Asia that places great importance on the natural world. Taoists believe that spirit can be found in every person or thing, living or non-living. For the Taoist, even a mountain or a stone contains spirit. Lao, Lao, sir, ये missing है. लाओ टसो, लाओ टसो, Lao TSO। Tzu, okay. Lao Tzu, a Taoist writer and philosopher, said, "People follow earth, earth follows heaven, heaven follows the Tao follows what is natural." For thousands of years,
in China and other Asian countries, gardens have been an important way to create a place where people can feel the spirit of the natural world. Creating a Taoist garden is an art. No two Taoist gardens are exactly alike, but all Taoist gardens include for essential elements water, mountains, buildings, and bridges. थैंक यू सो मच। अभी हमारे पास तीसरा जो है वो एक शॉर्ट सा पैराग्राफ है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इज एनी थीसिस स्टेटमेंट अवेलेबल, जैसे गौर से देखिएगा एंड डू कंफर्म मी कि क्या यहाँ पे हमारे पास कोई थीसिस स्टेटमेंट मौजूद है। इज देयर एनी थीसिस स्टेटमेंट इस पैराग्राफ के अंदर, क्या हमारे पास कोई थीसिस स्टेटमेंट मौजूद है? यस और नो? इफ यस, वेयर इज द थीसिस स्टेटमेंट? हसन हयात कहते हैं कि इसमें थीसिस स्टेटमेंट नहीं है। ओके, ग्रेट। ओके, इसमें no two Taoist gardens are exactly alike, but all the Taoist gardens include four essential elements: water, mountains, building and bridges। ये हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट है, इसमें एग्जिस्ट करती है। खैर, इस एक्टिविटी के बाद जो है एक सवाल और जहन में आ जाता है कि यही थीसिस स्टेटमेंट है सर, ये तो बनाना मेरे दाएं हाथ का काम है। अभी मैं देखे, मैं थीसिस स्टेटमेंट्स बना के देता हूँ, इतना सही तो काम है, एक जनरल सी बात लिखनी है और बस थीसिस स्टेटमेंट बन गई। हाँ ठीक है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक हैजर मौजूद है, एक थोड़ा सा ट्विस्ट मौजूद है कि हमें थीसिस स्टेटमेंट चाहिए, हमें वीक थीसिस स्टेटमेंट नहीं चाहिए। अब जब मैंने वीक थीसिस स्टेटमेंट की बात कर ली तो वो क्या होगा, ये बात इतनी ही जरूरी है कि मैं ये चाहता हूँ कि बाजू का, जैसे बचपन में कोई बात 10 दफा कहा जाता था ना, रिपीट करो, तो आप लोग समझ रहे हैं कि मैंने इसे 10 दफा रिपीट किया। राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट, योर एग्जामिनर डज नॉट वांट अ वीक थीसिस स्टेटमेंट। हमें ये स्ट्रॉन्ग वर्ड की कोई तो वक़्त है कि यहाँ पे लिखने की जरूरत पड़े, वरना इसको सिर्फ राइटिंग अ थीसिस स्टेटमेंट क्यों नहीं कर दिया? कुछ ना कुछ तो था कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ड को पुट किया गया स्ट्रॉन्ग बताने के लिए। एक थीसिस स्टेटमेंट जो है, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, एक थीसिस स्टेटमेंट आपका, यानी आप लिखने वाले के ख्याल का नाम है, एक ऑथर के ओपिनियन का नाम है। ये हमारे पास आपका उस टॉपिक को लेके क्या आइडिया है, उस टॉपिक को लेके, ये उसका नाम है। एक थीसिस स्टेटमेंट इस चीज का नाम है, एक ऐसा आइडिया जिसको मजीद डिस्कस किया जा सके, जिसके ऊपर बात की जा सके। एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा। द क्वालिफिकेशंस, नॉट क्वालिफिकेशन, द क्वालिफिकेशंस फॉर गेटिंग इनटू यूनिवर्सिटी इन माय कंट्री आर अनरीजनेबल। The qualifications for getting into university in my country are unreasonable। क्या लगता है, इसमें मजीद बात की जा सकती है? क्वालिफिकेशंस पे बात की जा सकती है मजीद? माई कंट्री और अनरीजनेबल पे मजीद एक्सपैंड किया जा सकता है? यस और नो? इसको मजीद एक्सपैंड किया जा सकता है, मजीद डिटेल्स लिखी जा सकती है? द आंसर इज यस। अच्छा जी, दूसरी थीसिस स्टेटमेंट देखें जी, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट है। क्यों स्ट्रॉन्ग है वो अभी बात नहीं की। दूसरी देखिएगा, when studying a foreign language there are several ways to improve your use of the language। क्या इस पे भी मजीद एक्सपेंड किया जा सकता है, इसको भी मजीद इस पे बात की जा सकती है? अगर हम इन पे मजीद बात कर सकते हैं, अगर हम मजीद इनको एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट मीन्स ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट्स हैं। और लेकिन सर बात समझ में नहीं आ सकी, ये नहीं पता चल सका, मजीद डिटेल्स नहीं पता चल सके। ये तो पता चल गया ये स्ट्रॉन्ग हैं, ये भी पता चल गया कि ये एक आथर यानी लिखने वाले के
सिर्फ ओपिनियन का नाम है, आइडियाज का नाम है, लेकिन सर ये पता नहीं चल सका कि स्ट्रॉन्ग क्या है। देखिए, समझाने की कोशिश करता हूँ। एक स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट जो है, अगर कोई एक ऐसी लाइन है जो सिर्फ फैक्ट दे रही है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो वो एक स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट नहीं है। अनवरुल हक काकर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट है? यस, नो। अनवरुल हक काकर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि हम इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते। 2 + 2 इज इक्वल टू 4। हम इसे इसके ऊपर डिटेल में नहीं जा सकते। ये लाइन देखने की कोशिश कीजिएगा। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द समर मंथ्स आर वार्मर देन द विंटर मंथ्स। भाई ये तो बात आपने बता दी, ये तो एक फैक्ट था। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द समर मंथ्स दे आर वार्मर देन द विंटर मंथ्स। अब ये इसके ऊपर हम क्या बात करेंगे, इसको हम एक्सपेंड क्या कर सकते हैं? एक फैक्ट है, ज्यादा से ज्यादा ये बात करेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, तो इसके ऊपर क्या बात करेंगे? द समर मंथ्स आर वार्मर देन द विंटर मंथ्स। ये हमारे पास एक वीक थीसिस स्टेटमेंट है। एक वीक थीसिस स्टेटमेंट वो वाली थीसिस स्टेटमेंट होती है जिससे फैक्ट बता रही होती है टॉपिक के बारे में। एक वीक थीसिस स्टेटमेंट वो वाली थीसिस स्टेटमेंट होती है जो आर्ग्यूमेंट के दोनों साइड जो है वो दे रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टॉपिक आया, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू यूजिंग न्यूक्लियर पावर। अब राइटर ने क्या किया, अब ये थीसिस स्टेटमेंट है हमारे पास, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू यूज न्यूक्लियर पावर। ये टॉपिक था। अब जी थीसिस स्टेटमेंट को डिटेल से देखिएगा। ये जी आ गया, although there are some advantages using nuclear power has many disadvantages and should not be part of our country's energy plan। वीक थीसिस स्टेटमेंट हमारे पास ये है। वीक थीसिस स्टेटमेंट वो थीसिस स्टेटमेंट थी जिसमें उसने दोनों साइड्स ले ली। देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू यूज न्यूक्लियर पावर। सरमद साहब, आपका क्वेश्चन जो आपने मॉर्निंग में मुझसे पूछा था उसको आंसर कर रहा हूँ, ठीक है? कि अगर आपको जो है वो एक साइड लेनी है, दोनों तरफ जो है वो आप बात कर रहे हो, लेकिन आपको तो कोई साइड लेनी है, तो वो इस तरह से आपको रिवाइज्ड थीसिस स्टेटमेंट देनी होगी। although there are some advantages using nuclear power has many disadvantages। इसका मतलब है कि राइटर जो है वो डिसएडवांटेजेस वाली साइड पे जाना चाह रहा है और इसी को सपोर्ट कर रहा है और उसके आर्ग्यूमेंट्स इसी के बारे में होंगे। आपको एजुकेशन के हक में हो या अगेंस्ट हो, आपको ये बताना है कि जनाब मैं इस तरफ हूँ और आपको अपनी वाज़ेह जो है वो सपोर्ट देनी पड़ेगी। अब ये बात देखने के लिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, अब कुछ लाइनें हैं, अगर तो ये एक स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट है तो आप जो है वो स्ट्रॉन्ग के लिए एस लिखेंगे। अगर ये एक फैक्ट है तो आप एफ लिखेंगे। अगर ये एक न्यूट्रल है, यानी कि आपको नहीं लगता कि एक स्ट्रॉन्ग है, ये वीक थीसिस स्टेटमेंट, तो एन लिखेंगे, ठीक है? द गवर्नमेंट ऑफिशियल इन माय कंट्री इज द प्राइम मिनिस्टर। क्या है जी? स्ट्रॉन्ग के लिए एस, फैक्ट के लिए एफ, और न्यूट्रल के लिए कि आपको क्लियर नहीं है, वीक है, आप एन लिख सकते हैं। वेरी गुड, ये हमारे पास फैक्ट है। हाँ, ए डॉट एफ लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेरी गुड जिशान। अच्छा जी, नंबर बी, some people prefer digital cameras while others like traditional cameras। अब ये हमारे पास क्या है? Some people prefer digital cameras while others like traditional cameras। What do you think? ये क्या है? ये हमारे पास जो है एक वीक थीसिस स्टेटमेंट है, न्यूट्रल है, वो दोनों साइडों पे खेलना चाह रहा है, तो ऐसी थीसिस स्टेटमेंट आप नहीं लिखो। इंडिया became an independent country in 1947। सो ये क्या है? फैक्ट है। To be a successful student, good study habits are more important than intelligence। D. To be a successful student, good study habits are more important than intelligence। Excellent, ये strong है।
नंबर ई देखिएगा, देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ ओनिंग ए कार बट देयर आर आल्सो मेनी डिसएडवांटेजेस। स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ग्रेट। नंबर ई वीक है। हाफ ऑफ द फैमिलीज इन माय कंट्री ओन अ हाउस। नंबर एफ स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये हमारे पास फैक्ट है। और नंबर जी देखिएगा, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट वेज टू सॉल्व द ट्रैफिक एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज अराउंड द वर्ल्ड। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये क्या है जी? जी स्ट्रॉन्ग है। In order to create a successful advertisement, it is necessary to consider three issues: who should be targeted, where the advertisement should be placed, and what type of advertisement should be made. ये क्या है हमारे पास? ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट है। आई एम श्योर कि अब जब आपको पता चल चुका है कि एक स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट क्या है, नेम्स ऑफ 2023 का पेपर शेयर कीजिएगा हमारे स्टूडेंट्स के साथ जो है वो, और आप अपनी मर्जी के कोई से जो है वो दो एसेस उठाएंगे, दो दो एसेस जो है वो सब, और उनकी थीसिस स्टेटमेंट बना के सबमिट करवाएंगे। ये आपने जो है वो काम करना है, और इससे मैं डेफिनेटली इस एक्टिविटी को इवेल्युएट करूंगा और आपके साथ जरूर जो है वो इसको शेयर करूंगा। थीसिस स्टेटमेंट जो है, इसकी कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन आपके एग्जामिनर की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। हजूरे वाला कुछ चीजें, कुछ गुजारिशात। एक चीज तो ये रिपोर्ट्स जो हैं, नईम साहब आप देखिएगा अगर वहां पे मिल सकी तो, वरना बल्कि वो डिजिटल लाइब्रेरी में जाके ना रिपोर्ट्स लिख लीजिएगा, एग्जामिनर रिपोर्ट्स, ये आ जाएंगी आपके पास ना, ये भी शेयर कर दीजिएगा। ये ऐसे थीम्स वाली फाइल भी शेयर कर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाइए और इनकी आउटलाइंस जो है वो बनाना शुरू करें। ये किताब है एक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस किताब का स्क्रीनशॉट लेना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप इस काबिल हो सकें कल कला को, कि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स, कौन कौन से आइडियाज़ जो हैं वो आप उठाएंगे। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह दो अच्छी चीज़ें थी। एक तो ये थी कि वोकैबुलरी का पोर्शन जो है वो काफ़ी इजी भी आया था, और इजी के साथ साथ ये था कि वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो हम कवर भी कर चुके थे। ये फाइल जो है हमने अफादियत को देखते हुए डेली बेसिस पे वोकैबुलरी का पोर्शन जो है ये अपडेट आपके लिए कर रहे होते हैं। कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको जो है ये वोकैबुलरी याद करने में बिल्कुल भी मसला नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी मसला नहीं हो। हम एक कहानी की फॉर्म में वोकैबुलरी को याद करने की कोशिश करते हैं। थीसिस स्टेटमेंट वाला सेक्शन हमारा वहाँ पे खत्म होता है। हम कोशिश करेंगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, छोटी सी स्टोरी के साथ अभी के अभी जो है वो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो हमें याद हो जाएं, सारे के सारे अभी के अभी याद हो जाएं। एक स्टोरी है, अगर वो स्टोरी हमें समझ में आ गई तो। अच्छा जी, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की। ये शख्स जो है एक दिन अपने ऑफिस में जाता है, तो इसे पता चलता है कि कोई इसके बारे में जो है वो विलफाई, विलीफाई का मतलब है कि किसी के बारे में अब्यूजिवली बात करना। मान लीजिए कि इसका नाम अली है, अली को पता चलता है कि कोई उसके बारे में विलीफाई वे में बात कर रहा है, अब्यूजिव जो है डिस्पैरेजिंग मैनर में बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही अली दफ्तर में दाखिल होता है तो वो टॉपिक को चेंज कर देता है, वो टॉपिक बिल्कुल ही बदल देता है। जो विलीफाई बातें थी वो टॉपिक चेंज हो जाता है। अली पूछता है कि यार क्या बातें कर रहे थे तुम मेरे आने से पहले, मुझे लगता है कि मेरे बारे में बातें हो रही। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तुम्हारे बारे में तो बात नहीं कर रहे थे, हम तो ये बात करने की कोशिश कर रहे थे कि इसराइल कितना जालिम है, उसने जो है अब 5500 के करीब फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, और वो खुद सिर्फ 250 के करीब जो हैं वो कत्ल हुए हैं। अली बड़े गुस्से में आ जाता है और ये कहता है कि तुम, मुझे पता है कि मुझे दफ्तर से निकलवाने के लिए कोशिशें कर रहे हो, और ये जो तुम्हारी कोशिशें हैं, ये जो सैपिंग है, सैप, ये ग्रेजुअली किसी को कम करना, कमजोर करना, तो मेरी पोजीशन को
कमजोर करने की कोई भी तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं होगी। विलीफाई, वियर, फैक्ट, सैप। मैं तुम लोगों को वैंक्विश कर दूंगा, तुम लोगों को शिकस्त दूंगा तुम्हारे मजमूम इरादों में। तुम लोग समझते हो कि मेरी मासूमियत की वजह से मेरी तमाम एक्टिविटीज मिनी स्कल हैं, बड़ी स्मॉल है, बड़ा आसान है मुझे जो है वो वैंक्विश करना। मिनी स्कल बड़ा छोटा होना। इतने में एक और दोस्त दाखिल होता है, वो पूछता है कि अली क्या बात है, तुम इन दोनों को क्यों इतना सख्ती से बोल रहे हो? तो वो बताता है कि इनकी हरकतें इनएक्सप्लिकेबल हैं, नाकाबिले बयान हैं, मैं नहीं बता सकता। मेरा तो बस चलता है कि इन लोगों को किसी कॉल्ड्रन, कॉल्ड्रन किसे कहते हैं, एक बड़ा सा पॉट होता है जहाँ पे जो है वो पुराने जमानों में खाना पकाया जाता था, देगिंग होते थे लिड और हैंडल के साथ साथ, इन्हें कॉल्ड्रन के अंदर जो है वो डाल दें। ये इन्होंने मुझे मुझे इतना ज्यादा गैलिंग गैलिंग एनॉय कर देना, तंग कर देना, मुझे गैलिंग सिचुएशन में पुट किया है और मैं बहुत ज्यादा रिपग्नेंट फील कर रहा हूँ। अब ये कहानी को जरा माइंड में रखिएगा और अब हम जो है वो सब वर्ड्स को एक दफा पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी जीनियस आर देयर जिन्हें ये वर्ड्स अभी कभी याद हो चुके हैं। हमारा अब टारगेट ये वर्ड्स रहेंगे। विलीफाई, वियर, विलीफाई किसी के बारे में गलत कहना, बोलना। वियर अचानक से डायरेक्शन को, टॉपिक को चेंज कर देना। फैक्ट पता चल गया। सैप ग्रेजुअली किसी को वीक करना, डिस्ट्रॉय करना। वेंक्विश किसी को थॉरली डिफीट करना। मिनिस्कल एक्सट्रीमली स्मॉल। इनएक्सप्लिकेबल जो जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, जिसको बताया ना जा सके। कॉल्ड्रन एक बहुत बड़ा सा देगचा, बहुत बड़ा सा जो मेटल पॉट। गैलिंग जो अनॉयंस क्रिएट करता है। रिपग्नेंट एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल, अनएक्सेप्टेबल। हाउ मेनी जीनियस आर देयर जिन्हें ये सारे के सारे वर्ड्स अभी कभी याद हो चुके हैं, जिनको अगर ये कभी भी वर्ड्स आएंगे सामने तो वो कम से कम इनके मीनिंग्स जो है वो नहीं भूलेंगे। vilify, wear, sap, venture, minuscule, inexplicable, cauldron, galling, repugnant. You are requested to write me in the chat box. Me in the chat box. M-E me. Me too. Manur is there. ओके ग्रेट, मी टू। चलिए जी, हमने 10 याद कर लिए। चलिए एक और इंटरेस्टिंग सी कहानी समझने की कोशिश करते हैं और अब की दफा टारगेट थोड़ा बड़ा है। 15-16 वर्ड्स हैं, लेकिन लेट्स सी इंग्लिश को हम समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। अब की दफा कहानी अली की नहीं है और ये अहमद की कहानी है। अहमद फलस्तीन के इलाके में जाता है, लेकिन अहमद एक पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है और फलस्तीन में जाता है। दरअसल अहमद जो है वो एक कंपनी में बतौर सीईओ अपॉइंट होता है, यानी कि सीईओ है। चलिए अहमद की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अहमद अपनी कंपनी को ज्वाइन करता है तो अहमद को एक बड़ा वाइल यानी कि एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट एक्सपेरिमेंट जो है वो उसको सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा वाइलनेस थी क्या? दर हकीकत अहमद ने देखा कि हमारी जो ज़मीन है, ये कंपनी जो है वो फ़लस्तीन के अंदर काम कर रही है, गज़ा के अंदर। लेकिन ये सारे का सारा जो चीज़ें बना के इसराइल में सप्लाई कर रही है और इसराइल में सप्लाई करने की वजह से जितनी पोल्यूशन है, जितनी चीज़ें हैं, जितनी गंदगी है, वो तो फ़लस्तीन में आ रही है। यानी कि एग्रीजियस, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बैड, काबिल एतराज़ हद तक नुकसान पहुंच रहा है फ़लस्तीन की सरजमीन को। तो पाकिस्तानी होने की वजह से ये बड़ी मोहब्बत करता था। सो वाइल एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, बहुत बुरा लगा कि मान लीजिए कि इनकी कंपनी जो है वो सिगरेट बनाने का काम, सिगरेट तो अच्छी चीज हो जाएगी, मान लीजिए कि वो प्लास्टिक के बर्तन बनाती है या कुछ ऐसा बनाती है, चमड़े का काम करते हैं, तो एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट के ये जो है एग्रीजियस के फलस्तीन के लोगों को जो है वो आउटस्टैंडिंग बैड एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है। एक मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा जी, एक छोटी सी कॉल है, मैं बस उन्हें बता दूं कि आई एम नॉट
अच्छा जी, तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, वाइल जो है वो हमारे पास एक्सट्रीमली बुरा लगता है उस एग्रीजियस, आउटस्टैंडिंग बैड, कि उसको पता है कि ये जो फैक्ट्री जितने भी जहरीले मादे कर रही है, ये कंपनी को भी पता है कि ये एग्रीजियस है, ये सारे का सारा नुकसान पहुंच रहा है एटमॉस्फेयर को, लोगों को। अब जी हमारे पास जो है रिगर्जिटेट, रिगर्जिटेट का क्या मतलब होता है कि जब आप, जैसे कोई गाय होती है जुगाली करती है और वो खाना वापस मुंह में लेके आती है, किसी बात को बात बात पे वापस लेके आना। ठीक है, कहीं पे कोई बात हो और आप उस बात को दोबारा से, कोई बंदा एक ही बात को वापस लेके आता है, वो रिगर्जिटेट होता है हमारे पास जो है वो। ठीक है, सो हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन हमारे पास रिगर्जिटेट कहलाती है, जिसमें एक ही बात को दोबारा कर। अहमद ने सोचा कि मैं ये बात जो है वो अपने सारे के सारे जो सबॉर्डिनेट हैं उन्हें बताऊंगा, एक मीटिंग कॉल करता है और वहां पे रिगर्जिटेट करने की कोशिश करता है कि देखें, हमें अपने जो ये सारे का सारा यहाँ पे हम टॉक्सिक मटेरियल यूज कर रहे हैं और फलस्तीन में फैला रहे हैं, हमें इनको रोकना होगा। ये वाइल है, ये क्वाइट एग्रीजियस है। उन लोगों ने अहमद की बात को ऐसे ही इग्नोर कर दिया, क्योंकि ज्यादातर काम करने वाले इसराइल से थे, कि ये फजूल बातें हैं, हमें इन पे तवज्जो नहीं देनी। अहमद ने पूरी कोशिश की, प्रोजेक्ट पूरी कोशिश की कि उन्हें अच्छे अंदाज से, सादा अंदाज से समझाने की कोशिश करे। प्रोजेक्ट कहते हैं प्रोज में, प्रोज प्रोज के अंदर जो है वो, पोइट्री में नहीं, प्रोज में समझाने की कोशिश की। उन लोगों ने कहा कि अहमद साहब, हम आपकी बातों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं, वेनरेशन है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ये कंपनी की पॉलिसीज के अगेंस्ट है, अपार्टहेड एक ऐसी पॉलिसी जो है जो उसके खिलाफ है। अहमद ने कहा कि लेकिन आप तो इस इलाके को इम्पोवरिश्ड कर रहे हैं, इसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और ये लोग बेचारे सफर होंगे। उन्होंने कहा कि सर, हम इस पर सोचते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, मजीद सोचते हैं। वाइल egregious, regurgitate, prosic, veneration, apartheid, impoverished, contemplate। अहमद ने बताया कि आप लोग क्या सोचोगे, ऑलरेडी 88 सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस हैं जो कि फलस्तीन के ऊपर हैं, जब उनका कुछ नहीं बन सका तो इनको क्या होगा। खैर, अहमद ने अब के सोचा कि मुझे जज्बात की बजाय थोड़ा सा प्यार से इनसे बात करनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंटरट्वीटीज इंटरट्वीटीज उसने रिक्वेस्ट करने की कोशिश की अपने उन लोगों से कि हमें इनको कंट्रोल करना चाहिए, फलस्तीन के अंदर दिन ब दिन हालात खराब होते चले जा रहे हैं। उसने कोशिश की कि मीटिंग्स अरेंज करे जरा हेड ऑफिस में बड़े बड़े लोगों से, कनोटेटिव मीनिंग्स में, यानी कि एग्जैक्ट मीनिंग्स में नहीं, लेकिन उसने समझाने की कोशिश की। I am from Pakistan and we people have respect for the Muslims, so connotative meanings में बताने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने अहमद की बातें ऐसे ही सुनी कि जैसे वो नीचे जमीन पर बैठे हैं और बातें कहीं काम में डेंगल कर रही हैं, लटक रही हैं कहीं ऊपर, यानी इग्नोर कर दिया। डेंगलिंग, हैंगिंग और स्विंगिंग। अहमद पूरी कोशिश से, यानी एक्सब्यूडेंट वे में, पूरी एनर्जी से अपने काम में बाला को भी ये बताता रहा कि हमें इसको चेंज करना चाहिए। लेकिन अहमद को जल्द ये रियलाइज हो गया कि ये एक क्वैगमेयर है, यानी कि वो जो कोशिश कर रहा है ये ऐसे ही है जैसे वो किसी दलदल के ऊपर खड़ा है। क्वैगमेयर एक दलदल, एक ऐसी जमीन, बोगी एरिया जो है वो। अहमद ने तकरीर करते करते उस कंपनी को छोड़ने का फैसला किया। तो वो जो तकरीर कर रहा था वो स्वैन सॉन्ग था, एक ऐसा सॉन्ग, एक ऐसी तकरीर जो बंदा किसी कंपनी को छोड़ने से पहले करता है, कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो रिटायर होने से पहले देता है। अहमद ने अपनी स्वैन जो सॉन्ग है उसको कंप्लीट किया और उसने बताया कि मेरा आप लोगों में फेथ, यानी मेरा ईमान आप लोगों में वो पेटर्ड है, कम है, कंप्लीटली फेड हो चुका है, और मुझे यकीन है कि आप लोग काम नहीं करोगे। सो अहमद ने अपना रिजाइन पुट किया और उसने जो है वो उस कंपनी को छोड़ दिया। लंबी कहानी थी, जरा दोबारा थोड़ी सी रिलेट बैक करूंगा, और अब की दफा साथ साथ अपना मुहासबा कीजिएगा कि कितना जो है वो, कितने वर्ड्स आपको याद हो चुके हैं। वाइल, वाइल कितना बुरा है, अनप्लेजेंट है। तो यहाँ पे ये फलस्तीन के लोग जो हैं वो, उनको एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट टॉक्सिक मटेरियल का सामना करना पड़ा, एग्रीजियस।
कंपनी की पॉलिसीज में ये बात शामिल है, उन्हें पता है आउटस्टैंडिंगली बैड है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा है। रिगर्जिटेट, बार बार अहमद ने इस बात को कंपनी की मीटिंग्स में कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बना। प्रोजिक, इंतहाई सादा गुफ्तगू समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं समझा। वेनेरेशन, बताने की कोशिश की कि तुम लोगों के लिए बड़ी दिल में रिस्पेक्ट है मेरी, तो मैं तुम लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो प्लीज इस इशू को हल करें। अपार्थेड, उन्होंने बताया कि सर ये जो आप बातें कर रहे हैं ये हमारे सेग्रीगेशन, हमारे सिस्टम के खिलाफ है। आप जो हैं पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन अपार्थेड, कि आप ये जो बात कर रहे हैं ये हम नहीं मान सकते। इम्पोवरिश, उसने बताया कि ये एरिया तो पहले ही बहुत गरीब है, बहुत बुरा है, तो आप इसके साथ गलत कर रहे हैं। कंटेम्पलेट, हम सोचेंगे यही 88 सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। अहमद दोबारा जो है वो कोशिश करता है इस दफा इंट्रेटिस यानी एक रिक्वेस्ट करने, रिक्वेस्ट के मूड में। कनोटेशन, मीनिंग्स यूज करता है, वो बात अपनी कम्युनिकेट करने के लिए जो है कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज करता है, लेकिन बात समझ में नहीं आती, बल्कि बात ऐसे जैसे डैंगलिंग है, उनके सरों के ऊपर लटक रही होती है। अहमद पूरे जोश से, एक्सुबरेंट, पूरे जोश से, फुल एनर्जी से स्पीच करता है, लेकिन उसे रियलाइज हो जाता है कि ये क्वेगनर है। उसकी स्पीच स्वैन सॉन्ग आखिरी स्पीच साबित होती है, और उसका कंपनी में जो फेथ है वो पीछे हो जाता है, वो रिजाइन कर देता है। क्या ये सारे वर्ड्स भी कोई ऐसा जीनियस है जिसे अभी के अभी इनके मीनिंग समझ में आ चुके हैं? और सारे नहीं तो कम से कम 10 के करीब ऐसे हैं जो उसे याद हो चुका है। इज देयर एनीवन? So Zishan is there. So in this wonderful activity, Manur is there, Naim is there, Fauziya is there, Zahid is there, Dr. Sajad is there. Excellent. So in total हमने जो है वो तकरीबन 26 के करीब वर्ड्स जो हैं वो समझे 15 मिनट से भी कम टाइम में, और ये हमें याद भी हो गए। स्टोरी को एक दफा समझने की कोशिश कीजिएगा। आई एम श्योर कि ऑल द थिंग्स विल बी फाइन। एक आखिरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, और वो रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश कीजिए अपने एसेस के ऊपर फोकस करें। हमारी जो भी क्लास कभी भी रैंडम लिंक भी शेयर किया जाता है, या हमारे जो कोऑर्डिनेटर शेयर कर देते हैं मेरी क्लासेस में, ना तो मैं चीप किस्म की मार्केटिंग टैक्टिक्स पे यकीन रखता हूँ, मेरा काम सिखाना है और मैं सिर्फ सिखाने पे यकीन रखता हूँ। सो ना तो इसमें कोई एडवर्टीजमेंट्स होती है, ना कुछ और होता है। आखिरी चीज, और उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा, और वो ये है कि अपने एग्जाम्स पे फोकस करें जहां तक हो सके। अपने इर्द गिर्द इंसानों के लिए आसानियां पैदा करें। हर चीज का एक अ, सदका होता है, और इल्म का सदका ये है कि उसे बांटा जाए। ठीक है, मार्केटिंग है, कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं कि उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है, बट अगर कोई डिजर्विंग स्टूडेंट्स देखते हैं ऐसा है जो काबिल है लेकिन डिजर्विंग है, उसे जरूर रेफर किया जाएगा। आई एम श्योर कि एमएससीसी का प्लेटफॉर्म आसानियां पैदा करने की कोशिश करेगा उन लोगों के लिए जो सोसाइटी में वाकई डिजर्विंग है। ठीक है, तो एक लंबी सी रिक्वेस्ट है जी, क्या आ गया है? Sir, the example request is the non-column revolts of the hopeless, where vast sensible going to the long and the jumbles in the can be let the explanation last three paragraphs of said article, please. श्योर यार, आप वो मुझे आर्टिकल्स भेज दीजिएगा। सैटरडे संडे को मसरूफियत होती है कहीं और, तो मैं पढ़ नहीं पाया कल की डॉन को, तो मैं उसे आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन। तो आप अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज मुझे इंतजार रहेगा कि आप, अब वो डिजर्विंग लोग वैसे तो बहुत से कांटेक्ट करते रहते हैं, लेकिन अगर कोई डिजर्विंग स्टूडेंट है तो उसे डायरेक्टली मेरा नंबर रेफर किया जाएगा, ताकि हम उसके लिए कुछ कर सकें। थैंक यू सो मच जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, एंड होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन।